तो जब ये मुलाकात, तो फिर इस मुलाकात के बाद भी जो मुसलमानों का रिहेबिलिटेशन होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हुआ, और वो उनके उनके इलाकों में कोई ज्यादा तरक्की नहीं हुई। तो आपसे बातचीत में कुछ और बातें कह रहे थे और उधर कुछ और हो रहा था। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ चलिए आप। वो जुहापुरा कोई मोदी के जमाने में नहीं था, वो 1972 से बना था। और वो जुहापुरा का हमेशा हाल ऐसा था, बल्कि जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ वो मोदी के जमाने में हुआ। टीपी स्कीम एक भी नहीं थी, कम से कम 7-8 टीपी स्कीम आई। वहां सड़कें नहीं थी, सड़कें बनी। वहां ड्रेनेज नहीं था, ड्रेनेज हुआ। और पहले इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, एक वॉल थी कि ये इंडिया और ये पाकिस्तान। सबसे पहले जुहापुरा से एसडी रोड का रास्ता मोदी साहब ने बनाया। तो ऐसा नहीं है, मतलब आपको उसको मार्क्स देने चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, लेकिन हुआ, काफी डेवलपमेंट हुआ। बल्कि जो जो मेन इनका जो जो सिरा मिलेगा मोदी साहब को, वो जो रिवर फ्रंट बनाया, वो रिवर फ्रंट भी जहां जहां मुसलमान इलाके हैं वहां भी बराबर पार्क बने और वो सब कुछ हुआ। ऐसा नहीं है, वो किया उन्होंने। तो फिर उनकी छवि मुस्लिम विरोधी की क्यों है? अब ये तो देखिए, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं इंसाफ से लूं कि जो उनके जमाने में मुसलमानों की जो डेवलपमेंट हुई है ना, वो पिछले कभी भी नहीं हुई थी। 2002 तक अहमदाबाद शहर में 2 मुस्लिम रंग स्कूलें थी, एक हॉस्पिटल थी। आज 20 साल के बाद 79 मुस्लिम रंग स्कूलें हैं और कम से कम 14 से 15 हॉस्पिटल हैं। उन्हीं के जमाने में हुई। मुसलमानों ने कारोबार में जो तरक्की की, जो उनके जमाने में की, वो कभी नहीं थी। तो देखिए, मैं इनको 2 चीजों में देखता हूं। बीजेपी को, बीजेपी पार्टी एक अलग है, और बीजेपी जब कुर्सी पे बैठती है तो वो अलग होती है, वो अलग है। वो जब उनको कुर्सी मिल गई, वो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होता मुसलमान। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप हिसाब लगाओ तो मैं नहीं समझता कि मुसलमानों की जो पोजीशन है हिंदुस्तान में जितनी अच्छी गुजरात में है अभी, इतनी कोई और स्टेट में नहीं। क्योंकि मुसलमान वहां चुप हो गए, शांत हो गए। नहीं नहीं, मुसलमानों ने अपनी एनर्जी को चैनल दूसरी तरफ कर दिया कि भाई ठीक है, देखिए हुकूमत में हम ना किसी को ला सकते हैं ना बिठा सकते हैं, तो खामखा क्यों उसमें जाएं। भाई हम तालीम में लगे, अपने आप को कारोबार बनाएं, तो उसमें मुसलमान बहुत जबरदस्त तरक्की कर रहे हैं। इसका मतलब गुजरात के मुसलमानों ने समझौता कर लिया कि भाई आप इनसे लड़ नहीं सकते। जैसे आप मुझे एक बात बताइए ना कि मैं किससे लड़ूं? जो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के वोट पे जिंदा है, वो कहां 18 सीटें देती थी मुसलमानों को एमएलए की, उसने लाके 5 पे खड़ा कर दिया। ये 1 भी नहीं देते, ये 5 देते। एक आपको पता है 84 से कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान को टिकट ही नहीं दी है लोकसभा की गुजरात में। तो ये भी नहीं देते, वो भी नहीं देते। तो आप बताइए ना कि मुसलमान किससे लड़ेगा? भाई आपको जब टिकट ही नहीं मिलेगी तो कौन सी सियासत करोगे आप? तो मुसलमानों ने सोचा कि हम अपने आप को चैनलाइज करें दूसरे रास्ते पे, और बनना है रेलेवेंट। तो मैंने ये कहा मुसलमानों को, देखिए पॉलिटिकली कौम रेलेवेंट तभी बनेगी जब वो 100% तालीम याफ्ता बनेगी। यानी यू हैव टू एक्सेल इन एजुकेशन, मामूली नहीं, आपको आला दर्जे की तालीम हासिल करनी है। बट जफर साहब, आप क्या आज आपको इस बात का एहसास है कि आपने क्या गलती की जब आप इस पूरे केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहते थे मोदी जी के खिलाफ? नहीं, देखिए वो वक्त के एतबार से सही था। जब जो नरेंद्र मोदी साहब से जब मैं मिला, तो मैंने जो लेटर लिखा उनको, यानी बोलता है ना कि मैंने अपने उसूलों पर मैंने ये लिखा कि यस, मैंने आपके खिलाफ ये किया है। यानी मैंने उसका इनकार वहां भी नहीं किया था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये भी एक रास्ता है। यानी आपसे मिलना, क्योंकि आप हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, आपसे बातचीत करके हम समझते हैं ये भी एक रास्ता है, और हम इस रास्ते को लेना चाहते हैं। क्या आप हमको कबूल करेंगे? तो मैंने तब भी, वो वक्त के साथ ठीक थी बात, और ये भी सही था। तो मैं समझता हूं कि ये, और देखिए यही रास्ता होगा मुसलमानों के लिए। अब क्या दंगों के मुतल्लिक क्या आप उनको पूरी तरीके से बरी करते हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी? देखिए उन्होंने जवाब दिया मुझे। उनको जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि यार आप बताओ। और एक बात तो है, ये जो कुछ भी हुआ है 2 दिन में हुआ है, 27, 28 और 29, और ये 3 दिन के अंदर ही सब कुछ हो गया है, उसके बाद नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये गुजरात की
7 जगहों में हुआ है सब कुछ। अहमदाबाद में यूं समझ लीजिए, अहमदाबाद और अहमदाबाद के 50 किलोमीटर में 75%। दूसरा जो हुआ है ये भरूच और गोधरा और गोधरा के आसपास के 50 किलोमीटर में, और कुछ नॉर्थ गुजरात के इलाकों में। साउथ गुजरात में बिल्कुल नहीं हुआ, यानी आप बड़ौदा से नीचे चले जाओ, कुछ नहीं हुआ। बड़ौदा में भी कुछ नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। इसी तरह आप देखो सौराष्ट्र, पूरे सौराष्ट्र में कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप यूं कहो कि पूरे गुजरात में हुआ है तो ये बात भी गलत है। ये चंद पॉकेट में हुआ, और वो 3 ही दिन में हुआ, चौथे दिन कुछ नहीं हुआ। और वो मैं समझता हूं कि, और जो मैंने देखा बाद में इन हाइंडसाइट, जो गुजरात की पुलिस और वो उस जमाने की, तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि मोदी साहब या कोई और चीफ मिनिस्टर होता वो नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि जो पुलिस थी वो टोटली तोगड़िया के इशारे पे चलती थी, नॉट मोदी। तो उसके बाद तोगड़िया को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? दंगों की अगर भूमिका उनमें थी तो मोदी साहब को उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए मेरे नजदीक गिरफ्तार करते ना तो वो बहुत बड़ा हीरो बन जाता। मोदी साहब ने उसको इररिलेवेंट, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उनका तोगड़िया का नाम कहीं नहीं। अब ऐसा है कि देखिए इररिलेवेंट हो गए ये लोग। अब देखो तोगड़िया, नहीं तोगड़िया, नहीं मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तोगड़िया का नामो निशान मिट गया है गुजरात से। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी एक शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इतने सारे लोगों के कत्ल के लिए, तो फिर उनकी सजा तो जेल है। इररिलेवेंट होना तो सजा नहीं है ना। तो एक मिनट मेरा सवाल यहाँ कांग्रेस या यूपीए गवर्नमेंट से, उन्होंने मोदी को कठघरे में खड़ा किया, लेकिन इनको क्यों नहीं किया? मेरी बात छोड़िए, मैं तो एक मामूली आदमी हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसकी वजह से हजारों मुसलमानों की जान गई, जिसकी वजह से लाखों मुसलमान उजड़ गए, उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं है, उसके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, ना आप लोगों ने भी नहीं की है और ना मोदी सरकार उनके खिलाफ नहीं की। क्यों नहीं की? ये एक सवाल तो है जो बनता है। देखिए मेरा तो कोई रोल ही नहीं था उसमें, मैं तो क्या कर सकता था? मैं तो इंग्लैंड में रहता था, और हम क्या कर सकते थे? सरकार, मुझे आप बताइए ना, यूपीए की गवर्नमेंट क्या करती थी? सीबीआई उसके पास थी, सब कुछ था। उन्होंने मोदी को कटघरे में खड़ा किया, तो मुझे तो शक उस दिन ही हो गया ना कि मतलब ये मोदी है। यानी मुसलमानों को इंसाफ देने की बात ही नहीं है कहीं पर भी, मुसलमानों की स्कूल कायम करने की बात ही नहीं है कहीं पर, मुसलमानों को कारोबार में खड़ा करने की बात ही कहीं नहीं है। हमको एक बात लग गई कि भाई ये ने सिर्फ हमारी खबरों पे ताजमहल बनाने इनको, और हमारी मुसीबत पे इनकी दुकानें चलानी। ये एक बात मुझे सामने आई थी तब। तो आप बरी करना चाहता हूं, आप मोदी साहब को बरी करते पूरी तरीके से? देखिए मैं क्योंकि मोदी साहब को ये पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया उन्होंने कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। मैं कह रहा हूं कि आप क्या उनको बरी करते हैं? मैं इतना कहूंगा कि वो बोलता है ना कि भाई एक मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी का जिसकी ब्रांचेस पूरे मुल्क में, अगर कलकत्ता में कुछ हो गया अगर, और मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, तो मॉरली यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, दैट्स इट। क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? क्या उनको माफी मांगनी चाहिए? जिस तरीके से 1984 के दंगों के बाद मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, सोनिया गांधी ने माफी मांगी, क्या बीजेपी को या फिर मोदी साहब को माफी मांगनी चाहिए कि हाँ हमसे नहीं संभल पाया, हमसे गलती हो गई? मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नहीं, मोदी साहब ने उसका जवाब ये दिया था तब, बोले मैं माफी का जवाब मेरे कार्य करके दूंगा। मैं आपको क्या लगता है? वो तो मोदी साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है? क्या उनको कहना चाहिए कम्युनिटी को रीच आउट करने के लिए, अपनी गलती को मानने के? उसमें कोई छोटे तो नहीं होते वो? नहीं, देखिए वो सॉरी का लफ्ज जो है ना वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे को अगर पूछो, मुझे नहीं चाहिए कि कोई सॉरी बोल देवे, मुझे अमल करके दिखाओ। और अमल अगर जो है उनका 7, 8, 10 साल का, उसमें मैं कहूंगा कि उन्होंने करके दिखाया। ठीक है जफर साहब। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।